अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 26वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन और उसकी डेरिवेशन, उसके बारे में रोलिंग फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एंड स्किडिंग की बात की थी। आज इसकी मिनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और साथ आगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को सॉल्व करेंगे। मिनी एक्सरसाइज में देख लें जी, इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई। रोलिंग में या स्लाइडिंग में, इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई। स्लाइडिंग जो होती है वो, जैसे ये एक आपके पास बॉक्स है, इसको आप ज़मीन के ऊपर स्लाइड करके लेके जाएंगे, तो इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसको, तो मुझे स्लाइडिंग में फोर्स ज़्यादा चाहिए। क्यों? ये कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ दिस अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक इज़ मोर। जब जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर, यहाँ पे हमने पढ़ा था, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर कोल्ड वेल्ड्स जो हैं वो जनरेट होंगे और हर कोल्ड वेल्ड तोड़ने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से ओवरऑल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी इन स्लाइडिंग। स्लाइडिंग नीड्स मोर फोर्स। रोलिंग में नहीं होगी, क्योंकि रोलिंग में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सिर्फ टायर का भी सिर्फ वो एरिया जो जहाँ पे वो जमीन, इसके ज़मीन के साथ लग रहा है, सिर्फ वो एरिया चाहिए, बाकी सारा एरिया जो होता है वो फ्री होता है, ऊपर होता है। तो मिनी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल था, पेज नंबर 75 के ऊपर मिनी एक्सरसाइज आपको यहाँ नज़र आ रही है। इन विच केस इट इज़ ईजी फॉर टायर टू रोल ओवर रफ ग्राउंड या स्मूथ ग्राउंड। टायर के लिए रोल ओवर करना किस केस में ज़्यादा आसान है? रफ ग्राउंड में या रोल ओवर करना है इसने स्मूथ ग्राउंड में? स्मूथ ग्राउंड ऑब्वियसली बात है कि ये जो हम आगे पढ़ेंगे कि वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन जो है इसके अंदर स्मूथनेस इज़ आल्सो अ की पॉइंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो स्मूथ ग्राउंड के ऊपर जो रोल ओवर है वो ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि वो जो टायर है उसका, जब स्मूथ ग्राउंड होगा तो कांटेक्ट पॉइंट जो है इतना सा होगा। अगर स्मूथ ग्राउंड नहीं है तो कभी टायर पिट में गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगली पिट में गिर जाएगा, फिर उसको रास्ते में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस फील होंगे और इस वजह से उसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो सिंपल से सवाल थे दो और इनका आंसर भी सिंपल ही था। अच्छा, अब देख लें जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा बुरी नहीं होती। फ्रिक्शन जो है वो बहुत सारे मामलात में आपको रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मामलात ख़राब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है और कुछ ना कुछ नुकसान है। इसी तरह फ्रिक्शन के भी कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब इसको इस बोर्ड पे क्या लिखना है, इसको मैं ज़रा कैमरे के करीब करके आप लोगों को वैसे पढ़ के देख लेते हैं। ओके, फ्रिक्शन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। मैंने कहा था एडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज़ के और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड because it opposes the motion and thus limits the speed of a moving object। जब हाई स्पीड पे जब मूव करते हो तो आपके पास फ्रिक्शन उस टाइम अनडिज़ायरेबल होती है। ये पहले डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड द टायर एंड बिटवीन द रोड। और एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे जो मामला हैं ख़राब होते हैं। लेकिन हाउएवर, ये पहले डिसएडवांटेजेस गुजर गए। जब आप स्पीड से जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो जब आपको आगे से जो फ्रिक्शन है दैट इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर यू, क्योंकि आपको वो रोक रही है और आपकी जो गाड़ी के टायर हैं या आपके जूते हैं उनको ख़राब कर रही है, उसको रगड़ रही है, तो इस वजह से ये अनडिज़ायरेबल है। हाउएवर, समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर तो इसके और इसके दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो मैं नहीं लिख सकूँगा। फ्रिक्शन होती है, मुझे फील होता है कि इसके अंदर वाकई में फ्रिक्शन थी, इस वजह से लिखा गया। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये ऊपर इसके बस इस तरह घूमता रहेगा, लिखा कुछ भी नहीं।
फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम ज़मीन पे मूव करते हैं तो वी फील अ पुश, जब हम पाँव रख के आगे जाते हैं, ठीक है, जब अगली तरफ में हम जाने की कोशिश करते हैं तो इसके दरमियान और इसके दरमियान एक फ्रिक्शन की फोर्स, जिसकी वजह से ये ग्रिप, जिसे कहते हैं ना, जूते की ग्रिप बन जाती है। और जब ग्रिप बनती है, हम ज़ोर अगली तरफ लगाते हैं तो जूता जो है वो उसको ज़मीन को पिछली तरफ धकेलता है, तो हम आगे मूव कर जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, जिसको जूतों की केस में ग्रिप कहते हैं, ग्रिप अच्छी ना हो तो क्या होता है, जूते आपके स्लिप करना शुरू कर देते हैं। इसकी मिसाल आप, जब आपके पास ज़मीन गीली हो, या आप कभी मरी वाली तरफ चले जाएं, या जो नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, और जिन दिनों बर्फ़बारी हो रही होती है उन दिनों चले जाएं, तो वहाँ पे बर्फ़ जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आपको स्लिपिंग होगी। और ये स्लिपिंग आप लोगों ने भी यूट्यूब पे बहुत दफ़ा देखी होगी, जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो उन्होंने बहुत सारा इंतज़ाम किया होता है गाड़ियों का, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ कई दफ़ा बिल्कुल स्लाइड करना शुरू कर देती हैं, उनकी ग्रिप बिल्कुल नहीं रहती, वो ब्रेक लगाते भी हैं तो ब्रेक लगती नहीं है, गाड़ी आगे चलती रहती है। और friction enable us to walk on the ground. We cannot run on slippery ground. A slippery ground offers very little friction. Hence, everybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast-moving vehicle on a slippery road. अगर स्लिपरी रोड है, ग्रिप कम है टायर के दरमियान में और रोड के दरमियान में, तो एकदम से ब्रेक लगाएंगे टायर रुक जाएगा, तो यहाँ पे ये स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। तो बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, एयर की रेजिस्टेंस होती है, एयर उनको रोकती है, एयर की मैस की वजह से, एयर के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी की वजह से वो एक फ्रिक्शन होती है जो परों के ऊपर, जो पर को ऊपर रखती है, और इस तरह से बर्ड्स उड़ते हैं और इसी तरह एयर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ भी फ्लाई ना कर सकता। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, और बहुत सारे मामलात में हमें डिसएडवांटेजेस ही लगते हैं जब हम मैकेनिकल ज़्यादा काम करते हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, या कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कम फोर्स में ज़्यादा काम चाहिए, और वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो आप फिर ये मेथड्स अप्लाई करते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए। यहाँ पे इसने डू यू नो के साथ एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक बंदा जो है वो पहाड़ी पे चढ़ रहा, कहता है इसमें फ्रिक्शन हाईली डिज़ायरेबल होती है, जूते बहुत अच्छे पहने जाते हैं, जूतों और जो पहाड़ी की जो सरफेस है उसके दरमियान में फ्रिक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, तब आप ऊपर की तरफ चढ़ सकते हो। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग, अब ये इसके मेथड्स हैं, इसको साथ साथ लिखते हैं और साथ साथ इसकी थोड़ी सी जो डिस्कशन है डिटेल में वो भी करते जाएंगे। मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। सबसे पहले तो मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स, सबसे पहला मेथड कौन सा है, अगर तो दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रही हैं तो स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, मेक स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है, जो चीज़ें, जो दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रही हैं उनको स्मूथ करें। जैसे ये पेन पेन मार्कर जो हैं यहाँ से बहुत स्मूथ है, इनकी फ्रिक्शन बहुत कम है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन एक स्मूथ है, एक के ऊपर ये आपको नज़र आ रही हैं एजेस बने हुए हैं। जब इसको करूँगा तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, इस पर करूँगा तो इस पर फोर्स कम लगेगी। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन शेप, फिश शेप सच एज कार्स एरोप्लेन। स्ट्रीम लाइन शेप क्या होती है कि स्ट्रीमलाइन शेप जनरली शिप फ़िश को देख के बनाई जाती है। फ़िश क्या होती है, फ़िश की इस तरह से शेप होती है, ठीक है, ये उसकी आँखें हैं, ये मुंह है, ठीक है, ये गिल्स हैं, मतलब ये फ़िश है। तो क्या होता है, पानी इधर से आता है, क्योंकि पानी के अंदर फ़िश जब मूव करती है तो पानी एकदम से डायरेक्ट आके टकराता नहीं है, बल्कि स्लाइड कर जाता है ऊपर से, और इधर से भी ऊपर से स्लाइड कर जाता है। तो पानी की ये जो स्लाइडिंग है ऊपर से और नीचे से, इसके वजह से फ़िश जो है वो आसानी से रास्ता बना के पानी के अंदर मूव कर रही थी। इसी तरह जब गाड़ियाँ बनाई जाती हैं तो गाड़ियों को भी, आजकल जो गाड़ियाँ बनती हैं, पहले भी ऐसा ही था, लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ बनती हैं उनको इस तरह से, उनकी शेप को इस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि एयर आए,
हवा टकराए तो टकराने के बाद अगर ऐसे हो बिल्कुल स्ट्रेट फटा हो तो आवाज़ जो है उसको मैक्सिमम फोर्स लगाएगी रोकने के लिए। अगर ऐसे हो तो वो आके टकराएगी, लेकिन टकराने के बाद उसको हल्का सा मूव स्लाइड कर जाएगी इसके ऊपर से, हल्का स्लाइड कर गिरेगी इसके नीचे से। और ये जो एयर की फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फील तब होती है जैसे हमारा फर्नीचर का काम है तो कभी कभार वो शीशा लेके आना पड़ता है बाइक पे। जब ये थोड़ा काम हो तो वो एक आधा शीशा लाना हो तो हम बाइक पे रख के ले आते हैं। तो पीछे बैठा हुआ बंदा जब ऐसे करके शीशे को पकड़े बैठता है ना, तो बाइक चल रही होती है, आगे से हवा पड़ रही होती है और जो पिछला बंदा होता है ना वो कम से कम करीबन तकरीबन गिरने वाला ही होता है। इस वजह से बाइक को बहुत स्लो चलाया जाता है कि फ्रिक्शन कम से कम महसूस हो और फिर वो शीशा जो है जो भी बिल्कुल स्क्वायर शेप है जो बिल्कुल हवा को रोक रही है वो वापस आ जाए। लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सरफेस, लुब्रिकेटिंग जिसे कहते हैं ऑयल लगाना, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन वाला दूसरा हो गया। तीसरा लुब्रिकेटिंग, जब भी आपकी जो इंजन में ख़ास तौर पे जब जो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली उनको लुब्रिकेट किया जाता है, उनको ऑयल लगाया जाता है ताकि वो जब आपस में रगड़ें तो उनके दरमियान एक स्लिपरी फोर्स हो जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन कम से कम ऑफर करें। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही मतलब वहाँ पे टायर वगैरह नहीं लग सकते तो स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ कर लें। अगर टायर लग सकते हैं तो वहाँ पे आप टायर लगा दें बॉल बेरिंग इस्तेमाल करके और रोलर बेरिंग इस्तेमाल करके, फिर उसके आगे टायर लगा दें जिससे आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी मिसाल आपके पास बहुत सारी हैं, जैसे वो जो रेडी वाला बंदा होता है वो अगर वो ज़मीन पर रख के वो चीज़ खींचे तो वो बहुत वजनी हो जाती है, लेकिन जो रेडी पर रख के धक्का लगाता है तो बड़ी आसानी से वो चीज़ आगे मूव कर जाती है। यहाँ पर उसने मिसालें दी हैं गाड़ी की, उसने बुलेट ट्रेन की एग्जांपल दी कि बुलेट ट्रेन में जो स्ट्रीमलाइन शेप है बिल्कुल फिश की शक्ल बनी होती है, सामने से बारीक और पीछे से फिर फैलती जाती है और ये सरफेस भी बहुत स्मूथ होती है, इसकी वजह से वो एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है हाई स्पीड पे भी। उसके बाद अगली बात जो करनी है हमने, जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद अ पॉइंट उसका सेंटर दरमियान में और उसके सर्कुलर पाथ मूव करते हैं, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स, ये हमने शुरू में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर, अभी उसकी थोड़ी डिटेल है। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दे आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, वो जो एक दायरे के अंदर मूव कर रही हैं उनको जैसे इसकी मिसाल दी है कि एक स्टोन को बांध के अगर आप उंगली पे बांध के उसको ऐसे घुमाएं तो वो स्टोन जो है वो सर्कल के अंदर मूव करेगा। इसी तरह सैटेलाइट्स हैं, जो मून है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, और इसी तरह यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए विद अ सेंटर इन बिटवीन, दरमियान में सेंटर के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करना सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पहले भी हमने की है, यहाँ पे दोबारा आ गई क्योंकि यहाँ पे इसके आगे सेंट्रीपिटल फोर्स और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, centripetal force, consider a body tied at the end of a string moving with uniform speed in a circular path. A body has the tendency to move in a straight line due to inertia. कहता है एक रस्सी से आपने कोई चीज़ बांधी हुई है और वो सर्कल में घूम रही है, जो जो बॉडी है उसको ये जो स्ट्रिंग की फोर्स है ये उसको मोड़ रही है, अदरवाइज़ वो कोशिश क्या करेगी, वो सीधा जाने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया। देन वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल, द स्ट्रिंग टू विच टाई द बॉडी, वो उसको सर्कल में मूव रखती है अंदर, हमेशा रस्सी अंदर की तरफ उसको खींच के रखती है। जब रस्सी अंदर की तरफ खींचती है वो जो जिस फोर्स से वो अंदर की तरफ खींचती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड रिमेन्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। द सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि पुलिंग फोर्स हमेशा रस्सी की वजह से उसको पत्थर को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये पुलिंग फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन जो है इस तरफ जा रही है तो उसको परपेंडिकुलर अंदर की तरफ खींचेगी।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। आज हम सेंटीमीटर की डेफिनेशन तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, और फिर आगे इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल को डिस्कस बाद में करेंगे। इसके साथ फार्मूला कैलकुलेट करना है, साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैंकिंग ऑफ रोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।